एक बार जोरदार तालियों के साथ सुनील रामदास अग्रवाल जी का भारत 24 के इस मंच पर, इस कॉन्क्लेव के दौरान हम स्वागत करते हैं। और इस सेवी में जिस बात का जिक्र बार बार आया, राम मंदिर निर्माण सेवा समिति, जिसके आप उपाध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि राम मंदिर बनाने का ख्याल आपके मन में कब और कैसे आया, और जब ये ख्याल पूरा हो गया तो आपको कैसा महसूस होता है? बताना चाहूंगा इस राम मंदिर निर्माण की गतिविधि के बारे में। ननकीराम कंवर जी जब गृह मंत्री थे और राजेंद्र भाई साहब धर्म जागरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनका रायगढ़ प्रवास हुआ था मेरे गुरु अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के रामकथा के कार्यक्रम में। तब राम मंदिर निर्माण की बात रायपुर में आई थी, तो वहां पर चर्चा में ये बात आई थी। तब मैं उनसे जुड़ा और फिर रायपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां आज राम मंदिर बना हुआ है रायपुर में, वीआईपी रोड में। वहां पर ये लगा कि वास्तव में इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और यह विषय भी आया, किसी संत ने कहा भी, भगवान राम का छत्तीसगढ़ ननिहाल है, यदि यहाँ पर राम मंदिर निर्माण होता है तो निश्चित रूप से अयोध्या में भी मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह हमने अपने ब्रोशर में भी लिखा, चर्चा में भी आया। तब से मुझे जो अवसर मिला राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने का, जो आज तक निरंतर जारी है। और निरंतर आपकी तरफ से इसको लेकर और कोशिशें भी हो रही हैं, मंच के जरिए आप इसकी बात भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी अभी हमने एक बड़ा डेवलपमेंट इस राज्य में देखा, और क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, सरकार बदल चुकी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार अब आ चुकी है। 2 सवाल हैं मेरे। उनके कार्यकाल में अभी तक बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन विकास जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और अंतर क्या महसूस करते हैं पहले की सरकार और अब की सरकार में छत्तीसगढ़ में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनको देखते हुए? बहुत अंतर है। आप देखेंगे अभी 3 महीने होने जा रहे हैं सरकार को, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और उनके मंत्रिमंडल के नेतृत्व में। आप देखेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीर गंभीर सोच समझ कर एक कदम उठा रहे हैं। पूरी जनता बहुत खुश है, पूरा प्रदेश में शांति का वातावरण है। पहले की सरकार में अंतर है, उन्हें बहुत जल्दी थी, पता नहीं क्या जल्दी थी। किसी भी कार्य को उनको करना होता था, उनको लगता था कि आज मिडनाइट काम हो जाए, और चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो। विष्णुदेव साय जी से मैं बराबर मिलते रहता हूं, मंत्री जी से, और पूरे मंत्रिमंडल से मुलाकात होती है। उनके यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, हर हफ्ते हो रही हैं। सारे मंत्री आपस में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। चर्चा है पूरे प्रदेश में कि पावर सेंटर कहां है, कौन निर्णय ले रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यही खूबसूरती है इस सरकार की। नहीं तो पहले बोलते थे भाई गवर्नमेंट से वो है, मुख्यमंत्री है, फलाना मंत्री है, वो जो कहता वही हो रहा है। अभी सिर्फ यही ढूंढ रहे हैं कि यह जो कार्य भी हो रहे हैं इसके पीछे कौन है। मोदी जी ने चुनाव से पहले यहां पर मोदी की गारंटी की तर्ज पर सारे उन्होंने अपनी बातें कही थी, और समय सीमा में देखिए, चाहे वो किसान का धान का मूल्य हो, चाहे महतारी वंदन योजना की स्कीम हो, 70-80 लाख फार्म तो जमा की जा चुके हैं पूरे प्रदेश में। जितने भी वादे मोदी जी ने यहाँ पर किए थे, विष्णुदेव साय जी ने किए थे, पूरे 100% जमीन पर उतर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इतना खुशनुमा माहौल है। अपने अन्य दल के राजनीतिक दल भी मिलते रहते हैं, उनको भी लगता है नहीं बहुत शांति का वातावरण आ गया है और सरकार ऐसे ही चलना चाहिए। सरकार ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इस सरकार से उम्मीदें तो होंगी आपकी, कुछ चीजों को लेकर, कुछ कार्यों निश्चित रूप से उम्मीदें हैं। 15 साल हमने बहुत काम किया था पिछले बार, इस 5 साल में विकास में कोई काम हुआ ही नहीं था। काम क्या, उनकी सोच ही नहीं थी। उनका कहना था 15 साल में आपने इतना काम कर दिया है कि आगे 15 साल भी काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सोच का अंतर है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया आज विकास की राह में दौड़ पड़ी है। विजन होना चाहिए। मोदी जी का विजन, आज वो विजन देखते हैं, कल से काम चालू कर देते हैं। कोई 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना नहीं रहती है उनकी, और रोज उनका विजन बड़ा होते जा रहा है। पूरे देश को उन्होंने काम दे दिया है, हर आदमी काम पे लग गया है मोदी जी का विजन को पूरा करने के लिए। यह जो आपको पूरा देश में, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, जो वातावरण और जो प्रगति दिख रही है, ये मोदी जी के साथ चलने के कारण हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कथनी करने की जो बातें करते थे पहले, अब कहते बाद में करते पहले, बहुत अंतर है। कोई मतलब कोई समानांतर है नहीं आपस में।
कोई तुलना नहीं कर सकते आप। पहले की सरकार आप देखेंगे, पहले पूरे व्यापारी भाई टैक्स देने में सोचते थे कि हम जो भी टैक्स देते हैं पूर्व केंद्र सरकार पैसे खा जाती है। खुद राजीव गांधी जी बोलते थे 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है, तो व्यापारी वर्ग भी सोचता था कि टैक्स क्यों बढ़ाएं। आज पूरे देश में देखिए सभी व्यक्ति, मैं कहता हूं, बहुत ईमानदारी से टैक्स पटाने को आतुर है और पटा भी रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका पैसा देश के विकास में उसके खुद के लिए भी लौट कर वापस आएगा, डेवलपमेंट होगा। हर आदमी उत्साहित है। जीएसटी देखिए आप, हर महीना देखते हैं 1,70,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, और हम खुश होते हैं कि ये 2 लाख करोड़ पहुंच जाए। सब चिंतन कर रहे हैं, मैं खुद व्यापारी वर्ग से आता हूं, हम चिंतन करते हैं कि 2 लाख करोड़ हो जाए तो क्या दर्शाता है ये, हम टैक्स देना चाहते हैं। तो बहुत अंतर है, बहुत मूलभूत अंतर है। यानी दोनों तरफ से अंतर है, नीति, नियत और उसमें समर्थन मिलने वाली बात है। 100% नीति भी अच्छी है, नियत भी अच्छी है और परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट था हालांकि, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। इस बजट से आप कितने संतुष्ट हैं? न सिर्फ आप बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता कितनी संतुष्ट है, और इस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? संतुष्ट नहीं होने के सवाल नहीं होता। बजट बहुत ही अच्छा है, और बजट तो चूंकि प्रस्तुत करना होता है, हर सरकार को करते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में ईमानदार प्रयास हो रहा है कि आम जनता को उनके क्या क्या सुविधा मुहैया कराना है, क्या कार्य करना है। कोई भी सेक्टर छूटा नहीं है। जीवन के सारे पहलुओं पर जो आम जनता को जरूरत है उस पर कार्य हो रहे हैं, और बजट से ज्यादा कार्य हो रहे हैं। आपकी तरफ से किए जा रहे कार्यों की जो सूची है, लिस्ट है, वो बड़ी लंबी है। यानी कि आप एक सफल उद्योगपति भी हैं, आप धर्म के प्रति भी पूरी तरीके से समर्पित नजर आते हैं, पर्यावरण के लिए आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे आप काम करते हैं। कैसे इन तीनों चीजों के बीच में एक बैलेंस आप बनाते हैं? नहीं, आपकी बात को तो ठीक करना चाहूंगा। वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे मित्र भी बोलते हैं, और कई बार मुझे आप लोग के साथ साक्षात्कार में मुझे मौका भी मिला है। मित्रों, वास्तव में मनुष्य जो है इस धरती में एक सामाजिक प्राणी है। हम मनुष्य हैं, हमें सामाजिक तो होना ही चाहिए, और है भी। और धर्म प्राणी की जहां तक बात है, धार्मिक की बात है, चूंकि हम सनातन की संतान है, भारत देवभूमि है, सनातनों की धरती है, और जब इसको आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म में ही वो सारी चीज है मौजूद जो एक अच्छा जीवन जीने की आपको प्रेरणा देता है। रही बात उद्योगपति उद्यमी की, मेरा ऐसा मानना है कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए, धार्मिक काम करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से आपको अर्थ भी जनरेट करना चाहिए, आपको आर्थिक मजबूत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए। रहा सवाल राजनीतिक क्षेत्र की बात, तो निश्चित रूप से मेरा दखल, मेरी सोच राजनीतिक भी है। मैंने पाया भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय सोच है, एक दूसरे के लिए जगह है, सबका सम्मान है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और मैं राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखता हूं। निश्चित रूप से हर इंसान को अपनी सेवाएं देनी चाहिए सभी क्षेत्रों में, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं सामाजिक कार्य भी करूं, धार्मिक कार्य भी करूं, और आर्थिक तो करना ही करना है। और राजनीतिक कार्य इसलिए करना चाहता हूं, अभी मोदी जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत कर्मठ हैं। वो कब पता चला? जब वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। उनको यदि पावर नहीं मिलता तो अपनी अच्छी सेवाएं दे नहीं पाते, वो अपने विचार देते। और भी महापुरुषों ने अपने विचार दिए देश को, विवेकानंद जी दिए, दीनदयाल उपाध्याय ने दिए, सबने अपने विचार दिए, हम उस पर अनुसरण भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति देश में वर्षों से है, जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ, इस देश को झेलना पड़ा। उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व, लीडरशिप की आवश्यकता थी, वो राजनीति से ही होती है। मैंने भी कई बार अपनी इच्छाएं व्यक्त की, मैं भी आना चाहता था, अभी भी हूं, क्योंकि अगर आप किसी पद पर होते, किसी प्रभाव में होते हैं, तो आपको कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। मित्रों, मैं सभी वर्ग में इसलिए काम करता हूं, सभी को करना भी चाहिए। अभी एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ, आपने मोदी जी की बात की, आपने राजनीति की बात की, और नारा ये प्रचलित हुआ, अयोध्या, काशी, अब मथुरा की झांकी बाकी। इसको लेकर आपके विचार क्या है? क्योंकि एक तरफ जहां पर हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आप हिंदू हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, तो ऐसे में ये जो मथुरा की झांकी बाकी इसकी बात होती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पूर्णिमा जी, पहली बात तो समझिए, यह सवाल बार बार आता है। मेरा एक कहना है, सर्वप्रथम इस शास्त्रार्थ सत्य है, भारत
देश हिंदुओं का देश है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। और यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में यह सभी को जगह है कि आप सभी रह सकते हैं। बार बार ये बात आती है अयोध्या की, काशी की, मथुरा की। मेरा क्या कहना है, आप सभी की जांच, पुरातत्व की जांच हो सकती है, हो भी रही है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी कालखंड में हमारे स्मारक को, हमारे धर्म स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए और प्रमाणित होने के बाद हमें वापस मिलना चाहिए। न सिर्फ मथुरा, न सिर्फ काशी। इससे उन लोगों को भी लाभ है, ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी लाभ है, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भाईचारा की जो बात करते हैं उसको मजबूती मिलेगी और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे अखंड भारत, पूरा विश्व अब भारत की ओर चल पड़ा है। भारत में विलय हो न हो, लेकिन भारत की नीतियों को स्वीकार करना लोगों ने, पूरे अन्य देशों ने, छोटे बड़े देशों ने प्रारंभ कर दिया है और सभी भारत का अनुसरण करेंगे, सनातन का अनुसरण करेंगे। मैं देश के सभी मुस्लिम भाइयों से और भी अन्य धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं, आप सभी आगे आए। किसी न किसी कालखंड में आप हिंदू ही थे। और बताना चाहूंगा, अभी जो नई जनरेशन आएगी अन्य धर्मों के भी, वो जो उनकी पढ़ाई होगी, उनका जो एजुकेशन होगा, उनको समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा क्या पूरा इतिहास रहा है और निश्चित रूप से उस बात को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और हमारा साथ भी देंगे। और इसी में देश की भलाई है और ऐसा ही होना चाहिए। जी, और इसी बीच में बातचीत करते हुए भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र इस वक्त आ चुके हैं। स्वागत करती हूँ सर आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव के दौरान, और चर्चा को साथ ही आगे भी बढ़ाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से ये सनातन धर्म को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। सनातन धर्म को लेकर अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आपकी जानकारी में सनातन धर्म की असल परिभाषा क्या है और उसमें हिंदू राष्ट्र की भावना कहां पर ठहरती है? आप सही कह रही हैं, सनातन धर्म की चर्चा पहले भी होती थी, पहले फुसफुसाकर कानों में होती थी, क्योंकि हमारे पास मजबूत नेतृत्व नहीं था, बोलने का साहस नहीं था, पावर सेंटर की वजह से। आज मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से, योगी आदित्यनाथ की वजह से और पूरे देश के हिंदू धर्म के प्रति जो लोग जागरूक हुए हैं, उनकी लगनशीलता की वजह से हम मंचों में बोलने के लिए आज साहस पैदा हो गया है। और निश्चित रूप से अब भारत आगे चल पड़ा है, न सिर्फ जागरूक हो गया है अब, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है, अब हम इस मिशन को और आगे बढ़ाएं। अब हमको रुकना नहीं चाहिए। सनातन ही जीवन की धुरी है, जीवन का जड़ है। इसमें आप इसको पाएंगे, इसको आप अध्ययन करेंगे, गणना, काल गणना, मैथमेटिक्स, ग्रह उपग्रह, जितने भी आप अन्य किसी भी धर्म में आप पढ़ेंगे उसमें कुछ नहीं है। सनातन धर्म आपको छूट देता है, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। आपको समझने के लिए पूरी छूट है, आपको अपना आचरण व्यवहार करने के लिए पूरी छूट है, आपके ऊपर थोपा नहीं जाता। अन्य धर्मों में आप पढ़ेंगे उनके ग्रंथों में तो आपको ऐसा ही करना है, उनका आदेश होता है। हमारे में ऐसा भी करना चाहिए, उनको उनके में ऐसा ही करना है। ये मूल अंतर है, ऐसा भी और ऐसा ही। इसको आप जब समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उत्तम है। लेकिन इस अंतर को न समझने वालों को सुनील रामदास अग्रवाल क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा, अब हम दौड़ चले हैं, इस दौड़ को निरंतर बनाए रखें। पूरे भारतवर्ष को पूरे विश्व के पटल पर नंबर 1 स्थान में पहुंचाना है। मोदी जी का मिशन भी है कि भारत को इकोनॉमिक तीसरी पोजीशन में भी लाना है, थर्ड इकोनॉमिक में, अभी 5वीं में चल रहे हैं। अभी 2-3 मुद्दे हैं पूर्णिमा जी, एक इकोनॉमिक का मुद्दा है जो चल पड़ा है। पूरा भारतवर्ष मोदी जी की राह में, तो निश्चित रूप से हम जितना उनको साथ देंगे हम ही मजबूत होंगे, हम ही ये हमारे ही काम आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि सभी सनातनियों को अपनी बातों को घरों में, बच्चों को, चौक चौराहे में, हर जगह विस्तारपूर्वक रखना है कि सबका भला कैसे है। अच्छा, आपने यहाँ रायपुर में राम मंदिर की तो बात है ही, लेकिन अयोध्या में हमने राम मंदिर देखा और उसके बाद यूएई की धरती पर हिंदू मंदिर भी देख लिया। इसमें मोदी की गारंटी कहां पर आपको नजर? क्या बताएं, वो सारी धरती हमारी भारत की है। किसी किसी कालखंड में सब कट गए, छट गए, वहां पर एक मंदिर बन गया। कितना सुकून लग रहा है अपने को कि एक इस्लामिक राष्ट्र में भी
एक मंदिर बना है, लेकिन यह संभव भी कैसे हो पाया, इस पर भी अध्ययन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी पूरे विश्व में ऐसे बहुत से और देश होंगे जो इसका अनुसरण करेंगे। वहां भी मंदिर निर्माण आप अपनी आंखों से देखेंगे और यह बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है भारत देश के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस समय पे हमारा जन्म हुआ है कि हम अपनी खुली आंखों से ये सब देख रहे हैं। लोगों ने मंदिर टूटते देखा है, हमारे पूर्वजों ने, आज हम मंदिर बनते देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन राजनीति में क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी है, आप उसमें इन्वॉल्व भी हैं पूरी तरीके से, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप खुद को कहां पर देखते हैं, किस भूमिका में देखते हैं? बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि विचारधारा सही होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही है, हम उनके साथ में हैं और बहुत सारे एक एक कार्यकर्ता भूमिका में हैं। पद तो किसी किसी को मिलेगा। विधायक कितने होंगे? 90। सांसद कितने होंगे? 11। मुख्यमंत्री कितना होगा? 1। मंत्री कितने होंगे? 13। सीमित संख्या है। लेकिन अगर आपको अच्छा कार्य करना है, कोई पद की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हर क्षण अपनी सेवाएं दे सकते हैं और मैं देने की कोशिश करता हूं। और अभी जो मौजूदा सरकार विश्वविद्यालय व्यवसाय की है, निश्चित रूप से हमारा सबका अभी कर्तव्य हो जाता है इस सरकार का, इस नेतृत्व का सम्मान करें और छत्तीसगढ़ को पूरे भारत के पटल पर नंबर 1 राज्य बनाएं। चाहे यहाँ के व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी क्षेत्रों को एक अच्छा अवसर मिलना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा इस मंच के माध्यम से कि अभी बहुत से उद्योगपतियों ने एमओयू किए हैं, उसके लिए अच्छी व्यवस्था करें। मैंने पहले भी कहा था आपके मंच में कि जो उद्योग खुलने हैं स्टील के या अन्य सेक्टर के, एक निश्चित जगह मुहैया करानी चाहिए। अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं जन सुनवाई हो रही है, बहुत सी आलोचनाएं हो रही हैं। मेरा एक निवेदन है, कोई भी उद्योगपति कोई उद्योग खोलना चाहता है, कोई व्यवसायी व्यापार करना चाहता है, उसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए और उनको व्यवस्था देनी चाहिए। और उस पर यह कैसे वित्तीय स्थिति में छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़े, उस पर सरकार को समीक्षा करके कार्य करना चाहिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने भी कहा है बजट में हमारा 5 लाख करोड़ का जो जीडीपी है, 5 वर्षों में से 10 लाख करोड़ का करना है। निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं यदि सरकार कंधे से कंधा मिलाकर और चलेगी, व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, किसान के साथ, मजदूरों के साथ, तो वह दिन दूर नहीं, हम इस आंकड़े को पार कर लेंगे। लेकिन कैसे अभी की विष्णुदेव साय की सरकार सबको साथ लेकर चलती है? कोई संवाद होता है, बैठकें होती हैं, कोई डेलीगेशन अलग अलग वर्ग का वहां पर मौजूद होता है, जैसे व्यापारी वर्ग हो या बाकी जिनकी जरूरतें हो, क्या बैठते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं? सब इतने खुश हैं, सुध-बुध खो दिए हैं, किसी को याद ही नहीं कि कौन व्यापारी है, कौन कर्मचारी है, कौन किसान है। वो तो इतना आनंदित और आह्लादित है विष्णुदेव जी को पाकर। उनको लगता है कि न्याय कितना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। और यही छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा और चाहती भी है। और आप देखिएगा 20 वर्षों तक विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का पूरा रोड मैप बन रहा है। ऊपर के केंद्र से भी उनको पूरा मदद दी जा रही है कि कैसे छत्तीसगढ़ को आने वाले 20 वर्षों में, जैसे मोदी जी ने कहा 2047 विकसित भारत, वैसे विकसित छत्तीसगढ़ मोदी जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में निश्चित रूप से पूरे देश में हमारा अग्रणी राज्य होगा। जब मैं आपसे चर्चा करती हूँ तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट भी है, आप उसके लिए एक्टिव भी हैं। इस बार की क्या प्लानिंग है? अब 2024 में चुनाव है, तो ऐसे में क्या बीजेपी या संगठन से लोकसभा टिकट के लिए आप अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं? उसकी उम्मीद है? आपको लग रहा है ये ऐसा सब पहले होता था, मोदी जी ने तो ऐसा सिस्टम फिट कर दिया देश में। अब कार्यकर्ताओं ने सोचना छोड़ दिया है, निर्णय मोदी जी और ऊपर नेतृत्व लेगा, आपको काम करना है। अब कौन लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, ये सब विषय दूर हो गए हैं, चर्चा से बाहर हो गए हैं। अभी राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं, 10 लोग कतार में थे और आगे भी रहेंगे। अब हर निर्णय उनके चौंकाने वाले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। मोदी जी बहुत बड़ा सोच रहे हैं और बहुत बड़ा कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है उनका साथ देना। वो किसको अवसर देते हैं यह निर्णय उनका है, हमें सिर्फ देश हित में, राज्य हित में काम करना है। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार और सिर्फ बीजेपी 370।
उसमें छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों का योगदान कितना देखते हैं? इसकी गहराई को समझिए। हम तो 272 सीट में भी सरकार बना सकते हैं। जब मोदी जी 400 पार कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? संविधान में व्यवस्था है, यदि आपको किसी कोई संशोधन करना होता है, कई चीजों को ठीक करना होता है, इसमें जो हमें व्यवस्था दी गई है उसमें आपकी संख्या बल होना चाहिए। सरकार बनाने के लिए 50% है, किसी चीज संशोधन के लिए 75% है। जब मोदी जी 400 की बात करते हैं, उसका मतलब यह है कि बहुत से निर्णय को आपको दुरुस्त करना है, उसके लिए संख्या बल की आवश्यकता है। इसलिए मोदी जी का विजन है 370 भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है, और जो एनडीए के सहयोगी साथी हैं लगभग 30। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, और वास्तव में मोदी ने 400 कहा है, हमें तो उससे आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। जी, आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। और इसी बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। इस वक्त हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार लगातार विकास के उस पथ पर आगे बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में, और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपनी अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि चर्चा इस वक्त सुनील रामदास अग्रवाल जी से चल रही है। और आपने अभी कहा कि 400 पार क्लियर है, ये तय नजर आता है। बस एक अंतिम सवाल आपसे, आपकी इच्छा क्या है? किस क्षेत्र में आप और अग्रसर रहे? राजनीति के क्षेत्र में रहें, पर्यावरण के क्षेत्र में रहें, या धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे? मैं आपको अभी इतना बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने संकल्प ले लिया है कि पूरी 11 की 11 लोकसभा सीट वो मोदी जी को सौंपेंगे। आपको बताना चाहूंगा पूर्णिमा जी, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रात के 2-2 बजे तक कार्य कर रहे हैं, वो सोना नहीं चाहते, वो जागरूक मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्र की जनता रात को सोती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जागते रहते हैं निरंतर। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पार्टी के साथ हूं, मुख्यमंत्री जी के हम साथ हैं, और आज जो उनका नेतृत्व मिला है पूरे प्रदेश को, मैंने अभी आपको कहा थोड़ी देर पहले, 20 वर्षों का पूरा रोड मैप मुख्यमंत्री जी ने बना लिया है कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसे विकसित होगा, और उस पर निरंतर कार्य जारी है। उनका मंत्रिमंडल, उनके सहयोगी दिन रात काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप अभी मात्र 3 महीने हुए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बहुत ही सार्थक परिणाम आ रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में, देश में आपको अग्रिम ऊंचाई पर आपको दिखाई देगा। और उनके जो अभी सहयोगी हैं मुख्यमंत्री जी के, पूरा सिस्टम जो चल रहा है, एक एक चुन कर वो सभी को अपनी जगह दायित्व दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि पूरे प्रदेश को कैसे एक राम राज्य की जो कल्पना मोदी जी ने की है, वो छत्तीसगढ़ में चरितार्थ कैसे, उसके लिए निरंतर कार्य जारी है। पूरा सिस्टम साथ दे रहा है, और दिन रात वो लगे हुए। चलिए, और इसीलिए देखिए, आप कहते हैं हमारा संकल्प राष्ट्र प्रथम, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं राष्ट्र प्रथम, और इस सोच को सलाम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अग्रवाल जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां सुनील रामदास अग्रवाल जी के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा को संपन्न करती हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया।